Hello students. Well, this is lecture part 2 for numerical analysis. This is lecture for 43, 44 and 45. In the past uh, lectures, we have discussed the optimization techniques, and in this lecture, we will discuss about one of the optimization technique, that is the simplex method. Normally, uh, when we did the golden search method and when we did the Newton-Raphson method, it is quite simpler and easy to understand because it is unconstrained problems. So whenever there is constraint, it is very hard to understand, and also the system get complex. So when we talk about the constraint optimization, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग आ जाती है, और linear programming basically an optimization approach that deals with meeting a desired objectives such as maximizing profit or minimizing cost in presence of constraints such as limited resources. In engineering हमारे पास बहुत सारी ऐसी cases हैं जहाँ पे हम limited resources के अंदर हम ये formula apply करते हैं कि हमारा जो profit है वो maximize रहे और जो हमारी cost है वो मिनिमम रहे। इसके लिए मैथमेटिकल फंक्शन जो होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जो आपके कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो हमेशा लीनियर होते हैं। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको इस तरह से दूं कि हमारे पास जितने भी आपके पास पावर प्लांट्स होते हैं, और जिसकी एग्जांपल मैंने आपको अपने लेक्चर के शुरू में भी दी थी जब हम ऑप्टिमाइजेशन को इन डिटेल देख रहे थे, कि जनरली आपके पास जो है वो जो पावर प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव पावर प्लांट ए, बी एंड सी, इसको मैं कह देता हूँ ये ए है, इसको मैं कह देता हूँ ये बी है, और इसको मैं कह देता हूँ सी है। मैं ये कह देता हूँ मेरे पास ये तीन पावर प्लांट्स हैं, प्लांट ए, प्लांट बी एंड प्लांट सी। और उसके लिए मैं ये भी आपको बता दूं कि मैं ये कहता हूँ कि इसके पास मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है, इसके पास भी मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है, और इसके लिए मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है। अब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे इस और ये जो ये पावर प्लांट है इसकी कैपेसिटी है फॉर एग्जांपल 300 मेगावाट, और इसकी कैपेसिटी भी जो है वो 300 मेगावाट है, और इसकी भी 300 मेगावाट है। बट मैं ये कहता हूँ, और ये तीनों जो हैं वो क्या हैं, कोल बेस्ड हैं, यानी इनके अंदर आपके पास स्टीम टरबाइन्स हैं। ये तीनों क्या है, कोल बेस्ड टरबाइन्स हैं। ये ने आप कोल पावर प्लांट भी कह सकते हैं।
coal based steam turbine। नाउ अब होगा क्या कि प्लांट ए की भी कोई ना कोई जो है वो एक इक्वेशन होगी। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इसकी भी कोई यहाँ पे आपकी इनके पास आपकी हर प्लांट की एक हीट रेट कर्व होता है और उसकी बेस पे एक इक्वेशन होती है जो कि बेसिकली ऑब्जेक्टिव इक्वेशन होगी। अब जो हम यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे जो कि है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट और मिनिमाइजिंग कॉस्ट। फॉर एग्जांपल आपकी डिमांड जो है वो 300 मेगावाट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखेंगे या जो पाकिस्तान की जो हमारी जो एनटीडीसी है वो ये देखेगी कि कौन सा ऐसा पावर प्लांट है जिसको सबसे पहले जो है वो चलना चाहिए। अब वो किस तरह से डिसाइड करेंगे, वो हमेशा इस बेस पे कि वो एफिशिएंट कितना, और एफिशिएंट जाहिर सी बात है वही होगा जो आपको मिनिमम फ्यूल के अंदर मैक्सिमम आउटपुट देगा, तो वो आपके पास मैक्सिमम होगा। तो ऐसे केस में ये चीज़ आपके पास अप्लाई हुई कि मैक्सिमम प्रॉफिट भी आपको उसी चीज़ से होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जिसकी सबसे पहले और सबसे जो हमें कम कॉस्ट में पड़ रहा होगा हम उस प्लांट को ऑपरेट करेंगे। फिर अगर हमारी डिमांड बढ़ती है, जिस तरह आप देखते हैं कि अभी आप सर्दियां हैं तो सर्दियों में जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट प्लांट होंगे या जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट वो चल रहे होंगे। लेकिन इन ऑन द अदर हैंड अगर आपने बाकी प्लांट्स, अगर आपकी डिमांड बढ़ती है 600 हो जाती है तो आप फिर आपके पास दो और ऑप्शन रह जाते हैं कि आप बी और सी, तो आप इन दोनों में से फिर सेलेक्ट करेंगे। तो इसी तरह ये जिस तरह आपके पास डिमांड बढ़ती जाती है आपके पास हम प्लांट्स को फिर सिलेक्ट करते जाते हैं। बट रिमेंबर एट द एंड जो है वो हर कंपनी ये कोशिश करती है कि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो और जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं। अगर ऐसा नहीं होता, मैं ये कहता हूँ कि प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं होता, कॉस्ट ज़्यादा हो गई है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई वहाँ पे कंस्ट्रेंट हैं सिस्टम के अंदर जो उस सिस्टम को जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं होने दे रहे। अब ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे साथ कैसे हेल्प करती है, तो वो हम देखते हैं। जो लीनियर प्रोग्रामिंग है जैसे मैंने बताया वो हमेशा आपके पास दो पार्ट्स में है। एक तो सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताती है, यानी आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, जो कि उस सिस्टम की ऑब्जेक्टिव इक्वेशन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। उसके साथ साथ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स वो आपको गिवन होंगे। देन फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम द the objective function is generally expressed as maximize z is equal to c1 x1 plus c2 x2 into cn xn। अब जो c है वो बेसिकली पे ऑफ ऑफ ईच यूनिट है, और जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास जो है वो एक्टिविटी का है, और इसी तरह जो z है, जो z है वो टोटल पे ऑफ ड्यू टू द टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज। यानी जो आपके पास ये दोनों जो है वो डिपेंड कर रही हैं जो z की वैल्यू बनाने में। इसी तरह अगर हम कंस्ट्रेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करें, द कंस्ट्रेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a x1 plus ai2 x2 plus till the nth नंबर। अब यहाँ पे एक बात गौर करनी है कि अब याद रखिएगा जब भी आपके पास ये इक्वेशन है कंस्ट्रेंट की और वो
जो है वो लेस देन है सम, यहाँ पे कोई ना कोई अमाउंट होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो अमाउंट है यही आपके पास वो कंस्ट्रेंट है, क्योंकि अगर तो ये इक्वल टू जीरो होता तो इसका मतलब है कि ये ऑप्टिमाइज्ड है। या अगर ये इसका साइन यहाँ पे ऐसा होता, अ, अगर ये होता तो इसका मतलब है कि अब आपका सिस्टम जो है वो ओवर प्रॉफिटेबल है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर आपको कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ता सिस्टम को बैलेंस करने के लिए। बट एट द मोमेंट यू हैव दिस साइन, तो इसका मतलब होता है कि अभी आपके सिस्टम में ये जो B1 है ये क्या है, कंस्ट्रेंट है। जिस तरह गिवन है वेयर AIG अमाउंट ऑफ ith रिसोर्सेज दैट इज कंज्यूम फॉर ईच यूनिट फॉर द jth एक्टिविटी, और BI अमाउंट ऑफ द रिसोर्स दैट इज अवेलेबल। तो इसका मतलब है कि जब ये जो है वो बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब है कि आपके रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं, और जो आपकी कंजम्पशन है वो एज यूनिट वो भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये कभी भी आपके पास ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं देगा। सो इसको लिख सकते हैं द जनरल सेकंड टाइप कंस्ट्रेंट स्पेसिफाइड दैट ऑल एक्टिविटी मस्ट हैव अ पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब है कि उन सारी एक्टिविटीज की क्या होनी चाहिए, वैल्यू पॉजिटिव। टुगेदर द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस एंड द कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो जो अभी हमने ऊपर डिफाइन की ये उसको एक्सप्लेन करता है। अब उसके लिए हमारे पास क्या मेथड था, सिंप्लेक्स मेथड था। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि अज्यूम दैट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन विल बी एन एक्सट्रीम पॉइंट। और यहाँ पे क्योंकि हमने एक एक्सट्रीम जो सोल्यूशन ऑप्टिमल सोल्यूशन हमने हमेशा अभी क्या जो हम अपना रिवर्स ये जो अभी बाकी पिछले प्रॉब्लम्स में भी देखा था, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें क्या मिलता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें ये मिलता है कि उस पूरे ग्राफ में हमें मैक्सिमम पॉइंट अचीव हो जाए। So the approach must be discerned whether during problem solution and extreme points occur. To do this, constraint equations are reformulated as equality by introducing slack variables. अच्छा, अब होगा क्या कि जब भी हम देखेंगे कि और ये जब हम एग्जांपल्स भी करेंगे तो उसके अंदर मजीद थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि जब हम अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होंगे और वो डेफिनेटली अगर अनबैलेंस होगी और उनके अंदर कंस्ट्रेंट होगा, तो इसका मतलब है वो कंस्ट्रेंट अभी तक क्या है, हम ऐसा क्या उसके अंदर रखें कि वो बैलेंस हो जाए। तो वो जो हम जो है वो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे उसको क्या कहेंगे, स्लैक वेरिएबल। ठीक है। और इसी तरह अगर वो वैल्यू जो है वो यानी वो नेगेटिव में जा रही है तो तब हम क्या उस वेरिएबल को कहेंगे सरप्लस वेरिएबल। बट यहाँ पे भी हम सिर्फ स्लैक वेरिएबल को ही यूज कर रहे हैं क्योंकि हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। फिर होगा क्या, स्लैक वेरिएबल मेजर हाउ मच ऑफ द कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज इज अवेलेबल। फॉर एग्जांपल ये आपके पास इक्वेशन थी, अब यहाँ पे देखें वो ये 7x1 प्लस 11x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 77। अब हो क्या रहा है कि आपको ये नजर आ रहा है कि ये इक्वेशन जो है वो, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको ऑप्टिमम पॉइंट रिक्वायर्ड है और यहाँ पे आपके पास कंस्ट्रेंट है जो कि ये शो हो रहा है। अब यहाँ पे आप क्या इंट्रोड्यूस करवाएंगे, S1। जब आप S1 इंट्रोड्यूस कराते हैं इसका मतलब है ये भी वेरिएबल और S1 क्या है, स्लैक वेरिएबल है। अब ये जैसे ही आपने इंट्रोड्यूस करवाया ये इक्वल टू 77 हो गया, यानी S1 क्या है, वो अननोन वैल्यू है, जो अगर आपको पता चल जाए तो आपका ये जो वेरिएबल है ये आपको मिल सकती, यानी ये जो आपकी पूरी इक्वेशन है वो इस आपको पता चल सकता है कि आपके कंस्ट्रेंट में कहाँ इशू है। इसी तरह बता रहे हैं slack variable is positive, it means that we have some slack, that is we have some surplus that is not being used। तो अगर slack variables ऐसी बात है पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि कुछ चीजें सरप्लस हैं, और इसका मतलब है कि if it is negative it tells us that we have exceeded the constraint। और जीरो है तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल अलाउेबल रिसोर्स के हवाले से सही जा रहे हैं। अब ये जो z की इक्वेशन है ये आपको क्या शो कर रही है, ये आपको जो है वो एग्जैक्टली वो ऑब्जेक्टिव इक्वेशन शो कर रही है। और इसी तरह ये जो बाकी हैं ये आपके पास वो जो दूसरी जो आपके कंस्ट्रेंट इक्वेशन है वो शो करें। अब होगा क्या देखें, अब यहाँ पे आपके पास एक तो x1 भी अननोन, फिर x2 भी अननोन, अब उसके बाद आपके पास S1 S2 S3 S4 ये आपके पास 6 अननोन वेरिएबल्स आ गए। अब जब आपको ये पता चल जाए इसका मतलब है कि आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आप
जो है वो ऑप्टिमल जो पॉइंट है उसको आप क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। बट यहाँ पे अभी हम इसको जो हमारे पास एक एग्जांपल है उससे हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये आपके पास जो है वो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव कर हमारे करने में जो है वो हेल्पफुल होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको पास आप देखें एक ये अब एग्जांपल है। आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो कि z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2 है, और उसके नीचे आपके पास कंस्ट्रेंट इक्वेशन दी हुई है 1 2 3 4, और आप ये देखेंगे सारी इक्वेशंस क्या हैं 24, ये सारी जो है वो, इसका मतलब है कि ये सारी यहाँ पे अब कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें इस साइन से पता चल गया कि यहाँ पे कंस्ट्रेंट तो ऑलरेडी आपके पास क्या है, मौजूद हैं। ठीक है, तो मैं जब इक्वेशन लिखूंगा तो वो इस तरह से लिखूंगा 6x1 प्लस 4x2 प्लस s1। और जब s1 इंट्रोड्यूस किया तो इसका मतलब ये भी इक्वल हो गया। इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन मेरे पास मौजूद थी, मैं लिख सकता हूँ x1 प्लस 2x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 6। इसी तरह माइनस x1 प्लस x2 प्लस s3 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू 2। अब ये मुझे पता चल गया कि ये जो x1 x2 s1 s2 s3 s4 जो है ये मेरे पास सारे क्या हैं, अननोन वेरिएबल्स हैं। मेरे पास अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो बनेगा z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2, और ये सारी जो आपके पास, क्योंकि ये स्लैक हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हैं क्योंकि अननोन वेरिएबल है। और जब मैं इसको z की फॉर्म में लिखूंगा यानी तो मेरे पास ये -5x1 -4x2 और ये सब चीज़ें मेरे पास माइनस में हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्योंकि क्या था, कंस्ट्रेंट अवेलेबल था। नाउ अगर मैं अब इनको टेबुलर फॉर्म में लिखता हूँ, अब सोल्यूशन की तरफ जाते हैं जब, तो जो मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरे पास जो जो मैंने स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए थे वो ऐड हो जाएंगे, और इसी तरह जो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद थे वो आपके यहाँ पे इस तरह से z x1 x2 s1 s2 s3। अब इनकी इक्वेशन को थोड़ा सा जो है लिखते हुए आपने नोट करना है, क्योंकि z ऑलरेडी इक्वेशन में है। तो x1 में आपके पास क्या हो जाएगा, -5, x2 में -4, और ये सारी वैल्यूज क्या हैं, जीरो हैं, और इक्वल टू भी जीरो के हैं। इसी तरह जो आपके पास s1 है, तो s1 की इक्वेशन यानी आप कहाँ से देखेंगे, यहाँ से। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको लिखेंगे x1 6 है, x2 4 है, और s1 1 है। इसी तरह बाकी सारी वैल्यू जीरो हैं, और ये इक्वल किसके है, 24 के। इसी तरह s2 है, फिर यहाँ पे 0 1, यहाँ पे क्योंकि 2 है, 2x2, और ये s2 क्योंकि यहाँ पे 1 होगा, और ये किसके इक्वल है, 6 के। s3 यहाँ पे 0, और इक्वेशन में आपके पास क्या है, -1 है, x2 1 है, और s3 यहाँ पे 1 है, और ये सोल्यूशन इसका क्या बता रहा है, 1 के इक्वल है। इसी तरह जो s4 है, वो आपके पास यहाँ पे ये बता रहा है कि x2 आपके पास क्या है, यहाँ पे 1 है, और ये किसके इक्वल है, 2 के। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हो जाएंगे वो x1 और x2 हैं, जबकि आपके पास जो बेसिक वेरिएबल्स हैं वो s1 s2 s3 एंड s4 हैं।
अब सबसे पहले हमने करना क्या है, जो पहला स्टेप है वो है सिलेक्ट मोस्ट नेगेटिव कोफिशिएंट इन द ऑब्जेक्टिव इक्वेशन। ये आपका फर्स्ट चीज। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव इक्वेशन थी और इसके अंदर से हमने जो सबसे नेगेटिव वैल्यू है वो सिलेक्ट करनी है। तो इसका मतलब है ये जो x1 है आपके पास, उसके अंदर ये जो z और x1, ये जो -5 है, ये क्या है, सबसे नेगेटिव वैल्यू है। So x1 is entering variable because it enters the basic solution. ठीक है, if x1 is entering variable, one of the current basic variable must leave. अब करेंगे क्या, सबसे पहले जो x1 है इसका मतलब हमने ये आइडेंटिफाई कर दिया है और अब -5 को क्या करना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा। लेकिन लीव करने से पहले पहले हमें इसके लिए कोई यहाँ पे कोई नया वेरिएबल भी चाहिए। अब उस नए वेरिएबल को हम किस तरह से जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, वो इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले ये आपने ये देख लिया कि आपके पास यहाँ पे आपने रो देखी तो आपके पास ये रो आ रही थी और आपके पास कॉलम है तो ये कॉलम आ रहा था। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये आपके पास क्या कहलाएगा, पाइवट कॉलम कहलाएगा। और ये क्योंकि आप ये देखते हैं कि यहाँ से आप इसको किससे डिवाइड करें तो यहाँ पे आपको जो है वो सोल्यूशन मिल सकता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 6। तो आप इसको क्या कर देंगे, इस पूरी लाइन को आप 6 से डिवाइड कर देंगे, पूरे S1 को। ठीक है, तो 0 को आपने 6 से, x1 को आपने 6 से किया तो 1 आया। x2 जो था, यानी 4 को 6 से डिवाइड किया तो 2/3 आया। S1 1 था, 1/6 आया। और ये बाकी तो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसी तरह जब मैं इक्वेशन को यहाँ पे लिखने लगूंगा तो ऑलरेडी मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 0, ये सॉरी ये 0 1 2/3 1/6। और ये किसके, क्योंकि 24 था यहाँ पे, तो जब 6 से डिवाइड हुआ तो आपके पास ये क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हमने बात समझ ली। क्योंकि अब हमने क्या करना था, -5 की जगह, क्योंकि हमने इसको, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू हमने रिमूव करनी थी वो -5 की थी। जब हमने इसको रिमूव कर दिया, अब हमारे पास नई वैल्यू क्या आ गई, -2/3। अब वो आई कहाँ से, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास फॉर्मूला है, ऑल अदर रोज इंक्लूडिंग z। हमारे पास न्यू रो बराबर है करंट रो माइनस पाइवट कॉलम कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय न्यू पाइवट रो। अच्छा यहाँ पे आपने थोड़ा सा गौर करना है, क्योंकि हमने जितनी भी बाकी नीचे सारी रोज हैं वो न्यू हमें बनानी होगी, कोई उसके अंदर मुश्किल नहीं है। मेरे पास जो करंट रो है वो क्या है, 1 -5 -4। और ये अब ये कहाँ से, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ये रो है, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जो आपके पास पाइवट कॉलम कोफिशिएंट है, पाइवट कॉलम कोफिशिएंट कौन सा होगा, जो हम रिमूव करना चाहते थे, और वो क्या था, -5। तो -5 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और इसी तरह जो आपके पास न्यू पाइवट रो बनी है वो कौन सी बनी है, वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं ऑलरेडी। ये x1 वाली 0 1 2 3 1/6, तो ये भी हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, डिमेंशन। अब कुछ नहीं करना, आप सिंपल इसको क्या कर देंगे, पहले -5 को जो है इस पूरी आप इससे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास, और फिर इसको इसमें से आपने फिर माइनस करना है, तो आपके पास ये एक न्यू रो आ जाएगी। अब ये न्यू रो क्या होगी, ये जो न्यू रो होगी आपके पास, ये आपको यहाँ देखें तो आपको ये z वाली जगह पे यहाँ पे आपको मिलेगी 1 -2/3 5/6 0 and 0। ठीक है, अब लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या है आपके पास, ये देखें, ये अभी भी आपके पास -2/3 है। -2/3 का मतलब यानी स्टिल आपके पास जो अम, जो आइट्रेशन, जब आपने ये इसको फर्स्ट आइट्रेशन किया, इसके बाद भी आपके पास वो वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब है कि पूरी तरह से अभी आप मैक्सिमम पॉइंट पे नहीं पहुंचे। तो आप सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे और सेम प्रोसेस रिपीट करने के बाद
आपके पास एक और वैल्यू आ जाएगी, यानी एक और टेबल इस तरह का बन जाएगा। अब इस टेबल जब आपके पास बन गया और आप ये देखते हैं कि फाइनली यू हैव S1 3/4 1/2, तो आपके पास यहाँ पे x1 x2 में भी कहीं भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब आपने जो है वो मैक्सिमम पॉइंट जो है वो अचीव कर लिया है। सो वी कैन से यहाँ पे, क्योंकि हम x1 पे देखें तो x1 पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, सोल्यूशन पे 3 आ रही थी, और x2 पे हमारे पास 3/2 आ रही है। इसी तरह जो आपके पास z पे वैल्यू आ रही है वो 21 आ रही है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमने जो है वो मैक्सिमम या ऑप्टिमल सोल्यूशन अचीव कर लिया है। अब इसको चेक कैसे करना है, इन्हीं वैल्यूज को हम, ये जो हमारे पास बेसिक इक्वेशन थी, इसके अंदर अगर मैं पुट करता हूँ, सो x1 3 और x2 3/2 है। यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ 5 4 3/2, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 15 प्लस 12/2 6 इज इक्वल टू 21। ये मेरे पास 21 यहाँ से इस इक्वेशन से आ रहा है, और मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वहाँ पे भी z इज इक्वल टू 21 है। सो यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से अचीव कर लिया। नाउ रिमेंबर, थोड़ा सा ये मेथड जो है, जो हमने बाकी न्यूटन राफसन और जो दूसरा गोल्डन सर्च मेथड है, उनसे थोड़ा सा लेंदी है। तो लेकिन ये है कि इस, क्योंकि आपके पास यहाँ पे हमने बिल्कुल स्टार्ट में भी एक बात की थी कि जब भी आप कंस्ट्रेंट्स की बात करेंगे, सो हमें ये बात फिर सोचनी है कि कंस्ट्रेंट की जब भी हम बात करेंगे तो हमारे पास जो है वो जो कैलकुलेशंस हैं वो हमेशा क्या होती जाएंगी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। बट जो इसका जो आपको अगर मैं ये बताऊं कि इससे चीज़ें जो हैं वो मज़ीद आपकी जो आपके सिस्टम्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो इंजीनियरिंग के अंदर स्पेशली जो कॉस्ट के इफ़ेक्ट्स हैं, जिस तरह मैंने इलेक्ट्रिकल और पावर की फील्ड से आपको बताया कि हमारे पास जो पावर प्लांट्स के जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, और रियलिटी में यही हो रहा होता है, क्योंकि जो भी काम हो रहा होता है उनके पीछे कोई ना कोई जो है वो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन होती है। और अगर ये ना हो तो फिर जो है वो प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग करती है। सो हम इसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, और जो है वो हम अपना जो नेक्स्ट अभी है तो वो हम एक दो केस स्टडीज़ देख लेंगे कि उसमें हम किस तरह से हम मैक्सिमम जो है वो इन चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन इनकी हम देख सकेंगे। ठीक है, थैंक यू।